This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. अजहर साहब ये फरमाइए कि जब आपने पीएचडी के बारे में सोचा तो क्रिमिनल लॉ के अंदर पीएचडी करने का ख्याल क्यों आया? लोग इंसाफ के लिए कैसे मारे मारे फिर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर। हमारी जेलों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, उनका अभी ट्रायल कोर्ट के अंदर शुरू नहीं हुआ और वैसे ही वो बंदे जेल के अंदर पड़े हुए हैं। जिसने जुर्म किया वो दंदनाता फिर रहा है, मजलूम बेचारे की दाद रसी नहीं हो रही। कौन सा बुनियादी हक है किसी सिटीजन का जो वायलेट होता है? स्टेट मुजरम होती है, स्टेट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो जुर्म हुआ है। स्टेट मजबूत हो तो कभी भी ये अपना जुर्म एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब, आपको अगर ये मौका दिया जाए कि आप इस अदालती निज़ाम को रिफॉर्म करें तो आप सबसे पहला काम क्या करें? अदलिया और ये सिस्टम एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर से अगर आज़ाद हो गई, आपका निज़ाम गोल्डन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अज़्म हिम्मत, इरादा और कोशिश अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं, जब इंसान उनको इख्तियार करता है तो इस दुनिया के अंदर बड़े अजीब व गरीब और गैर मामूली वाक़यात होते हैं। हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने भी एक ऐसा ही गैर मामूली काम किया है। बहाउद्दीन ज़िकर यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक स्टेनोग्राफ़र ने एक वक्त में सोचा कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए, और उन्होंने वो पीएचडी भी की और क्रिमिनल लॉ में की और फ़ौरन से की, और फिर वो पीएचडी करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। आज हम उनका ये सफ़र भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एक स्टेनोग्राफ़र जो है वो पीएचडी जब करता है तो उसके क्या एहसासात होते हैं, और वो जब इस सफ़र का आगाज़ करता है तो उसके पीछे मुहर्रिकात और उसकी मोटिवेशंस क्या थी। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल गनी साहब से, जो कि एक पीएचडी हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ़ लाए, वक़्त दिया आपने। अच्छा, ये बड़ा एक गैर मामूली वाक़या है हमारे यहाँ, और मैं अखबार की ख़बर भी पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जामियात के अंदर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर ये शायद ये पहला मौका है कि किसी स्टेनोग्राफ़र ने पीएचडी की है, और वो भी किसी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टेनोग्राफ़र को ये ख़्याल कैसे आया कि मैंने पीएचडी करनी है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे ये टाइटल अता किया कि मैं वाक़तन पाकिस्तान का पहला स्टेनोग्राफ़र हूँ जिसने फॉरेन कंट्री से पीएचडी इन क्रिमिनल लॉ को मुकम्मल किया। और दूसरा सवाल का जवाब का पार्ट भी जो है वो ये है कि सर, मैं बाई बर्थ स्टेनोग्राफ़र पैदा नहीं हुआ था। मेरे रब का मेरे ऊपर बड़ा एहसान अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने स्ट्रगल, वही आप वाली बात, मेहनत स्ट्रगल की जाए तो बंदा पहाड़ों के सीने भी चीर देता है। ये क्या बात हुई कि मैंने पीएचडी तो अल्लाह ताला के करम से, कि वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और ये दुआ भी है कि अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मूतिया लिमा मनाता वला यनफा उज़्ज़ल जद मिनकल जद। ए अल्लाह, जिसे तू अता करना चाहे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, और जिसे तू रोकते कोई उसे अता नहीं कर सकता। ये मेरे रब की मेरे ऊपर बहुत बड़ी अता है। मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की, अल्लाह पाक ने ये टाइटल मुझे दिया। माशाल्लाह। अजहर साहब, ये फरमाइए कि जब आपने पीएचडी के बारे में सोचा तो क्रिमिनल लॉ के अंदर पीएचडी करने का ख्याल क्यों आया? पहली बात तो ये है कि मैं डिफरेंट लॉयर्स के साथ, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, हाई कोर्ट के लॉयर्स के साथ एज अ स्टेनोग्राफ़र काम करता था। तो वहाँ से मैंने देखा कि लोगों का किस तरह इस्तेहसाल हो रहा है और लोग इंसाफ के लिए कैसे मारे मारे फिर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर। जुर्म हो जाता है बंदे से, जिसने जुर्म किया वो दंदनाता फिर रहा है, मजलूम बेचारे की दाद रसी नहीं हो रही है। तो दो लॉ हैं हमारे पाकिस्तान में, एक क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल लॉ है। सिविल लॉ के अंदर आपका जो लेजिटिमेट राइट है ना, वो सलब कर लिया जाता है। मसलन आपका एक कोई राइट है, आपकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर किसी ने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, तो आप उसको लेना चाहते हैं, वो आपका राइट जो है ना वो प्रॉब्लम के अंदर है। जबकि ये क्रिमिनल लॉ के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, वो ये है कि आदमी जो उसने जुर्म किया है या उसने जुर्म नहीं किया, और अगर वो कानून के शिकंजे में आ गया है, ठीक है ना। मोस्टली ये आपको मैं बहुत बड़ा इंकिशाफ कर रहा हूँ कि हमारी जेलों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है और वो बंदे जेल के अंदर हैं। उनका अभी ट्रायल कोर्ट के अंदर शुरू नहीं हुआ और
वैसे ही वो बंदे जेल के अंदर पड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है और उनको उनकी बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ये हमारा कानून क्या कहता है कि एफआईआर के बाद आपको जेल नहीं भेज सकते? आपको एफआईआर के बाद जेल भेज सकते हैं, लेकिन कानून ने आपको 14 दिन भी दिए हुए कि अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आप कोर्ट में भेजेंगे। कोर्ट उसका डिसीजन करेगी, जो कि आपके यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो 1.5 साल ले जाता है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होता, बंदा जेल में पड़ा रहता है। तो ये उसके साथ प्रॉब्लम है ना कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं हुई। अगर कंप्लीट हो जाती है, चलो एक और बात भी मैं के साथ वो भी क्लियर कर देता हूँ आपको मैं, उसके अंदर सुकम भी इतने होते हैं, प्रॉब्लम्स इतनी होती हैं कि एक मैं आपको वाकया बताता हूँ। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने के पास एक केस आता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बंदे कत्ल के इस केस के अंदर बरी हैं, अगर ये किसी और केस के अंदर मतलूब नहीं है तो आप इन्हें छोड़ दें। अक्टूबर 2016 के अंदर ये कोर्ट ने जब इसको हेयर किया तो ये फैसला सेंट्रल जेल भावलपुर के अंदर भेजा। जब भावलपुर के अंदर आया तो पता चला कि उन भाइयों को अक्टूबर 2015 के अंदर फांसी दे दी गई थी और फैसला अदालत का जो आया वो अक्टूबर 2016 में 1 साल के बाद आया। और किस बुनियाद के ऊपर आया कि वीक ऑफ एविडेंस, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको बरी कर दिया गया। ये तो हमारी एविडेंस का प्रॉब्लम है, ये तो हमारी तहकीक का प्रॉब्लम है। अगर तहकीक 1.5 साल के बाद भी ऐसी आए कि एक मजलूम बंदा बेचारा जेल में फंसा रहे और वो उसको अपना जेल के अंदर सज़ा दे दी जाए, उसे सज़ाए मौत दे दी जाए, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट उसे बरी करे, तो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, वो जो उसका डिसीजन था वो हाई कोर्ट ने दिया होगा फिर सारी बात फांसी का? हाँ जी, वो हाई कोर्ट उन्होंने फिर अपील की, तो अपील तक आने तक जो है वो फांसी हो चुकी थी उनको? हाँ, उनको फांसी हो चुकी थी। तो साहब ये आपने बड़ा एक अहम जो है आपका टॉपिक भी ये है। अच्छा, जब आपने अपनी पीएचडी का टॉपिक का इंतखाब किया और जब ये इंतखाब कर रहे थे कि फ़ौजदारी मुकदमात के अंदर जो है जो इल्तवा है और जो इसके अंदर क्या कहते हैं बैकलैग होता है, तो इसका इंतखाब करने की भी यही वजह थी कि आप जो है वो ये चाह रहे थे कि मतलब इसकी वजूहात जानूँ कि ये इसके अंदर इल्तवा क्यों होता है इन मुकदमात के अंदर? इसके इल्तवा का जो सबसे पहला इफेक्ट आता है ना, वो उसकी फैमिली के ऊपर आता है। ठीक है, अब एक बंदा उसने जुर्म किया है, वो जेल के अंदर है, उसके बच्चे, उसकी बीवी, बच्चे, सारे ख़ानदान मुतासर है उससे। अगरचे वो बंदा जो है तकरीबन 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब उसकी पेशी आएगी तो फिर वो रहा होगा। ठीक है, इस दौरान उसकी पूरी फैमिली विक्टिम है, मजलूम है बेचारी। वो तरस रही है कि हमारे केस की सुनवाई हो जाए और हमें अदालत से कोई इंसाफ मिले, हमारा जो बंदा है, जो मुल्ज़म है, उसको जो सज़ा है, जज़ा है, उसका फ़ैसला किया जाए। वो ही नहीं होता हमारे यहाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंशाअल्लाह ताला हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ऐसा आप ये फरमाइए कि आपने क्या महसूस किया है या आप जब ये रिसर्च कर रहे थे तो पाकिस्तान के जो फ़ौजदारी मुकदमात उसके अंदर इल्तवा की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह जो है ना, हमारे अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, उसके अंदर जो मैट्रिक पास या FA पास जो हमारा पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसकी तहकीक के ऊपर हमने चलना होता है। और मेजर फैक्टर उसका ये है कि वो जो रिसर्च अपनी तहकीक करके भेजता है ना आगे प्रोसिक्यूशन के अंदर, प्रोसिक्यूटर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है कि इसको सही करके देखें, इसको सही करें, इस एविडेंस को जो आपने रिकॉर्ड किया है ना, इसे डायरेक्ट करें, इनडायरेक्ट ना करें। तो वो लिख के भेजता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको सही नहीं करता, वो दोबारा फिर भेज देता है। और प्रोसिक्यूशन के अंदर के लॉ के अंदर अब ये सुकम है कि वो उसको ठीक नहीं करवा सकता, अब वो पाबंद है कि उसको एज इट इज़ कोर्ट के अंदर प्रोसीड कर देगा। अब जब ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो है आगे प्रोसीड हो जाएगी जिसके अंदर सुकम बाकी होगा, तो वो केस लामहला तौर पर इल्तवा का शिकार होगा या मुल्ज़म उससे फ़ायदा बेनिफिट ऑफ द डाउट वहाँ से गेट करेगा, जिससे वो छूट भी जाएगा। इसलिए हमारे पाकिस्तान का कन्विक्शन रेट भी काफ़ी लो है, बिलो 10% है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक अनारकी फैलने की एक ये प्रॉब्लम भी है माशरे के अंदर। सजाएं नहीं होती, मतलब छूट जाते हैं और लोग इसी वजह से उनका लूज ऑफ कॉन्फिडेंस है कोर्ट्स के ऊपर कि ये बंदे वहाँ पर मुझे इंसाफ तो मिलना नहीं है। ठीक है ना, जिसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी कुछ सवाल उठाए हैं, आपकी तहकीक के अंदर मौजूद था कि प्रोसिक्यूशन भी जो है वो तख़ीर का बायस बनती है मुकदमात के
फैसलों के अंदर, उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, प्रोसिक्यूशन की पहली बात तो ये है कि हमारे पास प्रोसिक्यूटर्स की तादाद ही पूरी नहीं है। उनकी तादाद बहुत कम है, प्रोसिक्यूटर्स बहुत कम है, ठीक है। और एक एक प्रोसिक्यूटर को बहुत सारे थाने दे दिए जाते हैं, उनको उसने चेक करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन को चेक करना है, उसको ऊपर ऑब्जेक्ट करना है, उसको करेक्ट करके फिर उसके बाद कोर्ट में प्रोसीड करना है। अब जब वो कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट के अंदर उसके ऊपर फिर ये प्रॉब्लम आती है कि एक एक बंदे के पास 4-4 कोर्ट्स हैं, ठीक है। वो इस कोर्ट में पेश होगा, उस कोर्ट में पेश होगा, किस कोर्ट में पेश होगा? एक दिन के अंदर एक बंदा कितनी कोर्ट्स के अंदर पेश हो सकता है? और अगर किसी अदालत के अंदर कत्ल के केस की एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है ना, तो ये 7-7, 8-8 बढ़ के 10-10 घंटे के ऊपर भी मुहित होती है। अब वो बंदा उधर मसरूफ है, बाकी 3 कोर्ट्स जो है ना उसकी वो उस दिन की अटेंड नहीं हो सकती, तो वो सारे केसेस इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। सही। अच्छा, आपने अदलिया के अंदर भी कुछ ऐसे जो हैं वो कुछ ऐसे अदालती निज़ाम जो हमारा है उसके अंदर ओवरऑल, उसमें भी आपने जो है ना कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं जो इस बैकलैग को जो है ना बढ़ाती हैं, वो क्या चीज़ें? सबसे पहले हमारे पास जजेस की तादाद ही कम है। जजेस की तादाद के हवाले से मैं एक जस्टिस के रिमार्क्स पेश करूंगा। उन्होंने कहा कि जितना हमारा बैकलॉग है, अगर हमारे उस वक्त 2018 के अंदर जस्टिस खोसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान, उसने रिमार्क्स पास किए थे, आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने रिमार्क्स पास किए कि जितने हमारे पास जजेस की तादाद है, वो उन्होंने राउंड अबाउट 3000 बताई, वो उसके अंदर मैजिस्ट्रेट्स भी शामिल थे। और उन्होंने कहा कि अदर साइड के ऊपर जितना बैकलॉग हमारे पास पड़ा है, दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, अगर ये 36 घंटे भी हो जाएं तो हम फिर भी इस बैकलॉग को रिमूव नहीं कर सकते ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द जजेस। जज की तादाद ही हमारे पास पूरी नहीं है। ये एक मेजर फैक्टर है। तो क्या वजह है, क्यों गवर्नमेंट जो है ना वो नए जजेस की भर्ती नहीं करती और उनको जो है क्यों जो है ना वो नहीं किया जा रहा? ये गवर्नमेंट की एक अपनी पॉलिसी हो गई। आई कैन नॉट डिस्कस अबाउट इट। ठीक है। बस रिसर्चर कैन ओनली आइडेंटिफाई द फैक्टर बट नॉट इम्प्लीमेंट ऑन इट। अच्छा साहब, अब ये फरमाइए कि आपके तहकीक के मुताबिक हमारा जो निज़ाम अदल है वो उसके अंदर जब तख़ीर होती है तो हमारा कौन सा बुनियादी हक है किसी सिटीज़न का जो वायलेट होता है? आपको पाकिस्तान का जो कानून 1973 तो आपको तहफ़्फ़ुज़ का ज़मानत देता है। आर्टिकल 10A, वो आर्टिकल 37D, और ये जो तमाम ये दो जो है ना, ये आपको बुनियादी हकूक़ प्रोवाइड करते हैं। आपको स्पीडी जस्टिस मिला जाए और आपको आपका जो ट्रायल है वो फेयर ट्रायल हो, ठीक है ना। ये दो जो बड़े मशहूर और फेमस आर्टिकल्स हैं ना, हर शहरी पाकिस्तान को ये राइट प्रोवाइड करते हैं कि उनका बिल्कुल फेयर ट्रायल हो, स्पीडी जो है ना वो आपको जो है जस्टिस मिले, ट्रायल आपका बहुत अच्छा हो, सस्ता जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जाए। ये पाकिस्तान का कानून जो है ना वो हमें राइट देता है। और वैसे भी क्रिमिनल लॉ जो है ये बुनियादी तौर के ऊपर हमारे जितने भी माशरा है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को मेंटेन रखता है। अगर किसी भी आप सोसाइटी को देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो इस मीन कि यहाँ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो इट्स मीन डैट कि आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर लूप होल्स हैं, इसके अंदर खामियां हैं। आपको एक और मिसाल के साथ मैं वाज़ेह करता हूँ कि जब भी कत्ल का केस होता है या इस फौजदारी मुकदमात में जो हाज़िरी होती है तो उसमें पटिशनर के नाम के साथ स्टेट को कॉल किया जाता है, मुजरम को कॉल नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल एक कोई भी नाम है, हफीज़ बनाम स्टेट मुजरम होती है। स्टेट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो जुर्म हुआ है, स्टेट मजबूत हो तो कभी भी ये अपना जुर्म एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ये कॉल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से डॉक्ट्राइन ड्रॉ किया गया है कि फ़रात के किनारे भी अगर कुत्ता प्यासा मर गया तो उमर तेरे से पूछ होगी। क्या मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर इफ़ फेल्ड तब जाके ये बातें होंगी। अगर ये बात कानून की बालादस्ती है तो मजाल है को किसी की तरफ आँख भी उठा के देख जाए। तो उस वक़्त की ख़वातीन जो है उम्रा करने चले जाती थी, जिस तरह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई औरत यहाँ से चलेगी और वहाँ तक हज या उम्रे के लिए जाएगी। मतलब क्या था इसका कि लॉ की इतनी बालादस्ती होगी, इतना अमन और इतना सुकून होगा कि कोई परेशानी नहीं होगी। ये फैक्टर है। सही। अच्छा, आप ये फरमाइए कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा अभी जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें आपने जिक्र की, इन्वेस्टिगेशन की भी, प्रोसिक्यूशन की भी और अदालती निज़ाम की भी। अच्छा, फिर आप क्या हल तजवीज़ करते हैं इस सिस्टम को यानी रीवैम्प करने के लिए या बेहतर करने के लिए? देखिए, हर आदमी मिन हैसुल कौम,
इस बात को सोचे कि मैंने अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है, ठीक है। अगर वो अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेगा तो हम मिन हैसुल कौम तरक्की कर जाएंगे। अगर हम इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डालेंगे तो आप यकीन कीजिए हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एथिकली, इखलाकी तौर पर हमें हर चीज़ को मॉरली देखना चाहिए। वी विल सक्सीड, हम इसको काबू पा जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो याद रखें कि हमारा निज़ाम डेवलप नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपको अगर ये मौका दिया जाए कि आप इस अदालती निज़ाम को रिफॉर्म करें तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं एक ही काम करूँगा, मैं अदालतों को और इंतज़ामी अमूर को, मसलन पुलिस वगैरह को, एक्सटर्नल प्रेशर से अगर आज़ाद कर पाया ना, तो यकीन एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर से अगर मैंने आज़ाद कर दिया, आपकी अब भी अदलिया और ये सिस्टम एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर से अगर आज़ाद हो गई, आपका निज़ाम गोल्डन है। आप बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और बहुत अच्छा सर्वाइव करेंगे। आप इतना अच्छा सर्वाइव करेंगे कि आम आदमी भी इतना खुश होगा कि मुझे इंसाफ मिल गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइए कि जो पॉलिसी साज हैं, जैसे अभी आपने कहा कि इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर से जो है इनको आज़ाद कर दिया जाए, तो आज़ाद भी तो दायरे बाद हमारे जो पॉलिसी साज हैं जिन्होंने हमारी पॉलिसी बनानी उन्होंने करना है, तो उनके लिए क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, पॉलिसी बनाने वालों ने कभी अपनी पॉलिसी के अंदर ये बात मेंशन नहीं की कि आप अंडर प्रेशर होकर काम करें। पॉलिसी बनाने वाला पॉलिसी आपने बिल्कुल ठीक बना के आपको देगा, ठीक है, लेकिन आपका यूटिलाइज कैसा है? फॉर एग्जांपल, आपको एक कार मिली है, कार बनाने वाले ने इसके अंदर कोई नक्स नहीं छोड़ा, उसके अंदर कोई सुकन नहीं छोड़ा, उसने आपको बेहतरीन। अब आपकी मर्जी है कि आप उस कार को ड्राइव पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं। पॉलिसी मेकर हमेशा अच्छा कानून आपको बना के देता है और आप उस कानून को कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसकी भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सन 2002 के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स ऑर्डर आया था कि पुलिस जो है अब इस ऑर्डर के तहत काम करेगी, लेकिन वेरी बैड लक, आज तक हमारे ऊपर पुलिस ऑर्डर 2002 का फुल्ली तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हमारे ऊपर। और मेरी एक पुलिस के बड़े अच्छे ओहदेदार से बात हुई तो कहने लगे कि आप इसके मतलब क्या ख्याल है आपका कि पुलिस ऑर्डर के मतलब कि 2002 का किस वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। जिस बंदा ये ऑथर था उसने कहा इसके ऊपर टेक्नोक्रेट, बैरोक्रेट और पुलिस के बड़े ऑफिसरान नहीं चाहते कि ये जो है ना फुल्ली तौर पर इम्प्लीमेंट हो। तो मैंने कहा अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं कि आप क्यों नहीं उन्हें देते। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यारी बात की, कह लगा यार बात ये है कि एक क्यों लगी हुई है 100 गोलियों की, मैंने दरमियान से बुलेट नंबर 44 निकाली है और उसको मैंने फायर किया है। पुलिस ऑर्डर मुझे कहता है कि मुझे बताओ 44 क्यों निकाली है, ऊपर से क्यों नहीं निकाली, नीचे से क्यों नहीं निकाली, दरमियान से क्यों निकाली है आपने, ठीक है। तो कहता है जब ये चीज़ें हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी तो हम कब चाहेंगे कि यार ये पूरे का पूरा फुली तौर पर हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए। दिस इज़ द बैड लक ऑफ आवर नेशन कि हम कानून को फॉलो नहीं करना चाहते, हम कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं करना चाहते और उसको नाफिज भी नहीं करना चाहते। हालांकि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है किसी राइटर की और ये बड़ी मेहनत के बाद आप इस नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं कि ऑर्डर पास होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाना। अब ये हमारा एक अलमिया है, अल्लाह पाक हमें सही तौर पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मतलब ये फरमाइए कि आम आदमी को आपकी रिसर्च से क्या फ़ायदा हो सकता है? सर मेरी रिसर्च बेसिकली तौर पे है ही आम आदमी के लिए। मैंने आम आदमी से मुतासर होकर अपनी PhD का आगाज़ किया था। जब मैंने किसी आम आदमी को इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाते देखा, उसको मैंने दर बदर जाते और आते देखा, उसके लिए मेरे अंदर एक दर्द पैदा हुआ कि मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। मेरी पूरी रिसर्च के अंदर मैंने FIR से स्टार्ट किया और एंड केस तक मैं इसको लेके गया। मेरे अंदर मैंने कहा, मैंने अपनी रिसर्च के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए, विद फैक्टर्स किए, उसका सोल्यूशन भी मैंने दिया कि आम आदमी अगर, पहली बात तो ये है कि आम आदमी जो है ना, मेरी PhD रिसर्च का जो असल पर्पस है ना वो है कि आम आदमी पुलिस वाले को अपना दोस्त समझे। अगर बैरून मुल्क में जब पुलिस आ जाती है ना तो वो अपने आप को प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं कि हम महफूज हो गए। लेकिन पाकिस्तान में जब पुलिस आती है ना तो लोगों के रंग ही उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो मेरा पहला ये है कि पुलिस का और पब्लिक का आपस में जो रिलेशन हो ना वो
दोस्ताना हो, ताकि खुल के बंदा उनके साथ बात कर सके। और अगर उसकी कोई शिकायत है, रेलिवेंट शिकायत है, तो उसका इंदराज हो सके। उसका इंदराज होने के बाद अगर वो इंदराज नहीं करते तो उसका मसला अगर पुलिस स्टेशन के ऊपर हल होता है तो उसको रिमूव कर दिया जाए, उसका हल कर दिया जाए। अगर पुलिस स्टेशन के ऊपर हल नहीं होता तो उसका बेहतरीन तरीके से उसकी एफआईआर को इंदराज किया जाए, उसके केस की सही तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाए और पॉजिटिवली उसको इन टाइम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग के लिए भेज दिया जाए, ताकि कोर्ट अपने लहाए अमल से उस मजलूम को उसका हक दिला सके और उसकी दाद रसी हो, और आम आदमी का कोर्ट के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल हो कि हमारा जुडिशियल सिस्टम हम गरीबों की भी सुनता है। वेन एवर वी नॉक द डोर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, द कोर्ट विल आल्सो हेल्प अस। ये मेरा पर्पस था अपना। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये तो आपने माशाल्लाह रिसर्च कर ली, आपने माशाल्लाह बड़ी मेहनत करके बड़ा, अभी हम वो भी आपसे बात करते हैं कि किस तरह आपकी स्ट्रगल थी आपकी रिसर्च की। अब आपने ये रिसर्च तो कर ली, आपके सब नताइज भी आ गए, फाइंडिंग्स भी आ गई, अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम कैसे जा सकते हैं या आप जाएंगे इसके लिए आगे कैरियर में, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि रिसर्चर जो है वो पॉइंट आउट करता है, रिसर्च करके सामने रखता है। वो शायर कहता है ना, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। ठीक है, मैंने तो रिसर्च करके पाकिस्तान, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च की, पॉइंट आउट किया, जो अल्लाह के करम से इंटरनेशनल लेवल पे एडमिट किया गया, तस्लीम किया गया मेरी रिसर्च को। और मैं आपको सर ये भी बताता चलूँ कि मेरी रिसर्च को उन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगा के पूरी वर्ल्ड के ऊपर उसको अनाउंस किया। आप यकीन करेंगे वहाँ के जो इंटरनेशनल लेवल के जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के जो जर्नल्स हैं, उन्होंने मुझे अपनी रिसर्च का पीयर रिव्यू नॉमिनेट करने के लिए मुझे अब तक काफ़ी सारी मेल्स भेज चुके हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, मेरी रिसर्च से मुतासर होकर मुझे वहाँ भी अच्छी खासी जॉब्स का ऑफ़र थी, लेकिन मैं अपने वतन पाकिस्तान में आकर मैं अपने पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जितनी भी मेहनत करूँगा, जितनी भी कोशिश करूँगा, मैं अपने मुल्क के लिए डिवोटेड हूँ। यहाँ पर अल्लाह ताला आपके लिए मुबारक करे जी, और आपको आपकी मदद भी करे और आपको जो आपके नेक इरादे हैं उन्हें उसमें कामयाब भी करे। तो सर ये बताएं कि ये पीएचडी का जो सफ़र था, ज़ाहिर बात है ये बड़ा आसान नहीं होता, मुश्किलात होती हैं बहुत सारी, फिर अपने मुल्क से दूर, अपने घर वालों से दूर, तो क्या क्या मुश्किलात जो हैं वहाँ पे रही रिसर्च के दौरान? रिसर्च के दौरान सबसे पहली जो मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने जब अपने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट की कि मैं पीएचडी का इरादा रखता हूँ, मुझे एनओसी जारी किया जाए, तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी। उस दौरान मैं आपको ये भी बताऊँ कि मैं वो बंदा आपके सामने बैठा हूँ जिसको 14 कंट्री से 14 ममालिक से ऑफ़र लेटर आए थे पीएचडी के। ठीक है, और मैंने उनसे बार रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करें, लेकिन मुझे मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में अपना अपील की। एक केस मेरा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में था, तो सुप्रीम कोर्ट से मेरा फ़ैसला हुआ। फिर मेरा ये आप अपने पीएचडी का आगाज़ ही दांतों से किया। ये बिल्कुल ऐसा ही था। तो बस अब क्या करें, ये सिस्टम ऐसा है, हमारे सिस्टम को चाहिए कि रिसर्चर को प्रमोट करें। हालांकि आप एक यूनिवर्सिटी के स्टेनो थे और मैं एक यूनिवर्सिटी ज़िक्र यूनिवर्सिटी के अंदर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टेनोग्राफर हूँ। हालांकि मेरे जो इमीडिएट बॉस हैं प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ वड़ैच साहब, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बड़ा मेरे साथ उन्होंने हेल्प की। और मैं समझता हूँ कि एज अ हेड जो वो मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते थे ना, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। ये उनकी मेहरबानी है, उनका बड़ापन है। अब उन्होंने जनवरी के अंदर रिटायर्ड हो जाना है, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ ऐसा करके चलो कि दुनिया याद करे। ठीक है, वो चले तो गए, लेकिन अपने मेहनत के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ एक स्टेनो को डॉक्टर के लिए प्रमोट करके गए। माशाल्लाह, ये उनकी बड़ी। अच्छा, पहला तो मुश्किल आपको ये थी कि आपको जो है छुट्टी नहीं मिल रही थी। छुट्टी नहीं मिली, और वो सुप्रीम कोर्ट से मेरा फिर हुआ। उसके बाद अपना पूरा एक पैनल बैठा यूनिवर्सिटी का, एक पूरा पैनल, सिंडिकेट के मेंबर भी थे, जस्टिस साहब भी मौजूद थे, चेयर थे। तो एक बंदा मेरे पास आया और उन्होंने मुझे आके बोला कि क्या आप अपने केस को डिफेंड कर लेंगे अंदर जाके? मैंने कहा सर मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो पैनल पूरा बैठा हुआ था, लीगल एडवाइज़र भी हमारे मौजूद थे, डेप्टी रजिस्ट्रार्स भी मौजूद थे, रजिस्ट्रार साहब भी मौजूद थे। तो जस्टिस साहब ने मुझसे बड़ा एक क्वेश्चन किया कि बच्चे आप जा रहे हैं पीएचडी करने के लिए, कानून से तो आप वाकिफ़ होंगे क्योंकि आपने एलएलबी किया, एलएलएम किया, तो ये कैलेंडर आपके सामने मौजूद है, आप इस कैलेंडर के हवाले से मुझे बता दें कि
जहाँ पर आपकी छुट्टी बनती है ना, वो आर्टिकल निकाल के मुझे दे दें, वो लॉ निकाल के मुझे दे दें, मैं अभी आपको छुट्टी अलाउड कर देता हूँ। बड़ा एक ज़ख़ीम सवाल था उनका, बड़ा दरिया को उन्होंने कूजे में बंद कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इतना, और वो जस्टिस साहब थे, मैं भी लॉ का स्टूडेंट था। तो मैंने अल्लाह से अपने दिल ही दिल में मदद मांगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दुआएं पढ़ते थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। और जस्टिस के इस सवाल के बाद मेरे पास कोई लंबी चौड़ा टाइम नहीं था, तो विद इन सेकंड्स आई हैव टू रिप्लाई बिफोर द जस्टिस। तो मैंने इमीडिएटली अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया अपने दिल में पढ़ के ना, तो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर बड़ा करम कर दिया। तो मैंने उन्हें बोला कि मिलॉर्ड, अगर आप मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना चाहें तो आपके पास बेशुमार रीज़न्स होंगी, और अगर आप मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर करना चाहें तो मिलॉर्ड, मैंने इस एप्लीकेशन के साथ 4 एविडेंस साथ लगाए हुए हैं, और उन बंदों को स्टडी लीव ग्रांट कर दी गई इस यूनिवर्सिटी ने की है, और वो लोग मेरे से बिलो कैडर भी हैं। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, जनाब रजिस्ट्रार यहाँ पे मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, आप सिर्फ मुझे इनसे ये पूछते हैं कि इन लोगों को जो छुट्टी दी गई वो किस आर्टिकल के तहत दी गई, यूनिवर्सिटी के किस कानून के तहत छुट्टी दी गई, और मुझे जो छुट्टी रिजेक्ट की गई वो यूनिवर्सिटी का कौन सा कानून था। ये कैलेंडर भी है, ये मैदान है, और सब कुछ यहाँ लगा हुआ है। मैंने कहा ये आप मुझे पूछ के बता दें बस। तो अब कोर्ट उनकी में गेंद चले गई, तो वो उन्होंने उनसे पूछा कि हाँ जी बताएं आप का क्या मौक़िफ़ है। जो रजिस्ट्रार साहब फरमाने लगे छुट्टी तो इसकी बनती है, वो तो देनी चाहिए। तो कहने लगा जब बनती है तो उसको दो, फिर तंग क्यों कर रहे हो? तो ये एक कंक्लूड हुआ, ये मेरी छुट्टी का एक वो था। तो अल्लाह ताला ने करम किया, वो बाद में हो गया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाके मैंने अपना फिर। अच्छा, एक और बात भी बताता चलूँ आपको, जिस वक्त मैं मलेशिया गया तो मेरे वीज़े के बाकी सिर्फ 6 घंटे बाकी रह गए थे कि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाना था। अच्छा, तो शी वॉज सो मच एस्टॉनिश्ड टू सी मी ऑन द एयरपोर्ट। उनका एक टाइम होता है ना दिया हुआ, ठीक है। तो मेरी तरफ, मेरे वीज़े की तरफ देख के, मेरे पासपोर्ट की तरफ देख के, मेरे NOC की तरफ देखे, और जनाब मेरे कहने लगे यू आर द वेरी लकी पर्सन। तो वो अपने कुलीग की तरफ मुंह करके ना वो बात करने लगी, भाई पता नहीं उसने क्या बात की, वो मलय लैंग्वेज में थी। तो आई थिंक दैट कि मैंने समझा कि वो मेरे साथ बात कर रही है। तो मैंने कहा सॉरी मैम, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड टू यू, प्लीज़ स्पीक विद मी, दैट व्हाट यू वांट टू से मी। कहती डॉक्टर आई एम नॉट फ्लुएंट लाइक यू, बट दिस इज स्टैम्प, यू आर एंटर इन द मलेशिया पासपोर्ट। तो बस मेरे लिए वही एक बहुत बड़ी बात थी। मैंने वो पासपोर्ट गेट किया और मैं मलेशिया चला गया। ये 6 घंटे के फ़र्क से जो है ना, बस अल्लाह पाक ने करम किया, वो 1 मिनट भी काफ़ी होते जो 6 घंटे थे। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप मलेशिया पहुंच गए उसके बाद फिर जो है ना, जो PhD का सफ़र था उसमें क्या मुश्किल आती? वहाँ पे मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो सैफुर रहमान साहब। तो सबसे पहले तो मुझे उन्होंने पिक किया। सैफुर रहमान हैं, वो सलवा फूड से उनका ताल्लुक़ है छोटा, लेकिन बंदा बड़े काम का है। उन्होंने मुझे वहाँ पे रिसीव किया एयरपोर्ट से। एक दिन मुझे अपने पास स्टे करवाया। स्टे कराने के बाद मुझे फुल्ली अकामोडेट किया। अगली यूनिवर्सिटी के अंदर सोर्स ढूंढ के, बंदे ढूंढ के मुझे वहाँ पहुँचवाया। और फिर जो मुझे कहा कि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आपका भाई मलेशिया बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात इसलिए होती है कि गैर मुल्क में, गैर जगह पे आपको अपना मिल जाए। जी जी। तो कैसी इंसान की अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरी PhD के अंदर कुछ स्टेजेस ऐसी भी आई कि मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स अच्छे खासे आए। तो मैंने कई दफ़ा इस बंदे से ना लोन लिया है, सैफुर रहमान से। एक मेरे दोस्त हैं मोहम्मद अरशद भट्टी साहब। तो मुझे ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप PhD कर रहे हैं, आप जिस वक्त भी चाहें हम हाजिर हैं। ठीक है। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक उनको अजर अजीम अता फरमाए। ठीक है। तो ये 2 लोग थे जिन्होंने मुझे वहाँ पे बड़ा सपोर्ट किया, और मेरे बाकी मामला फिर वहाँ बहुत अच्छे और इजी सॉल्व हो गए थे। तो क्या यानी कैसा आपने महसूस किया वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को कैसे कंपेयर करते हैं? सर बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा गैप है। वो लोग अपने मुल्क के साथ बहुत सिंसियर हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं वो अपने मुल्क के साथ, अपने रिसर्चर के साथ बहुत सिंसियर हैं। और वो उनके अंदर सबसे बड़ी बात पंक्चुअलिटी है। मुझे वो शुरू में 1 महीने में 2 दफ़ा मीटिंग का मौका देते थे। आप डायरेक्टली जाते थे, टाइम लेना पड़ता है। टाइम लेने के बाद फिर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपसे मुलाकात करेंगे, गपशप करेंगे। गपशप करने के बाद जो आपके प्रॉब्लम होंगे या जो बात उन्होंने आपको बताई थी कि आपने वो पूरी की, और जो उन्होंने आगे बतानी थी वो आपको अगला लाहे अमल देंगे।
तो ये देखे कि मेरे जो सुपरवाइज़र्स थे वो जब मुझे मीटिंग का टाइम देते थे तो वो जिस जगह पे भी बैठे होते थे ना, वो फ़ौरन उठ के उस जगह पे आते थे, मुझे कॉल नहीं करते थे कि आप फलां जगह पे बैठ जाओ, मैं वहाँ बैठा। नहीं नहीं नहीं, वो अपनी जगह पे आते थे, मुझे आके समझाते थे, फिर अपना बैग उठाते थे, फिर अपनी जगह पे जाते थे। तो मैंने उन्हें कहा सर सॉरी आपने मुझे इतना टाइम दिया। कहता नो ब्रदर नेवर, इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा काम है कि मैंने आपको पढ़ाना है, इसमें शुक्रिया वाली कोई ऐसी बात नहीं है, आपने पढ़ना है, मैंने आपको पढ़ाना है। सर वो डिवोटेड पर्सन है सर। आपको इस मुतालिक भी मैं एक छोटी सी और एग्जांपल भी कोट कर दूं, शायद ये ज़्यादा क्लैरिफाई कर जाएगी इस बात को। वो क्लैरिफाई इस बात के कि यहाँ पे मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दी हैं कि यहाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स आए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, हाई कोर्ट से जनाब ऐसे ऐसे। उन लोगों को जब मेरी PhD कंप्लीट हो गई तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक सर्टिफिकेट जारी कीजिए, मैंने पाकिस्तान वापस जाना है और वहाँ पर जाके मैंने शो करना है कि मैंने वहाँ से PhD मुकम्मल कर ली है। उनका एक अपना प्रोसेस होता है, वो सर्टिफिकेट उस वक्त वहाँ से सेनेट की मीटिंग के बाद निकलता है। तो कहने लगे वो तो अभी लेट है। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं वापस जाके पाकिस्तान मैंने क्या मुंह दिखाना है, अपने पेरेंट्स अपना अपना जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ तो वहाँ भी तो जाके मैंने अपना शो करना है कि मैं करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आपको ऐसा एक सर्टिफिकेट हम दे देते हैं कि आपका वाइवा हो गया है, आपकी क्वेश्चंस भी अप्रूव हो गई हैं, यानी कि आपकी साइड का काम कंप्लीट है, अभी हमारी ऑफिशियली प्रोसीडिंग है। तो मैंने कहा आप मुझे सर्टिफिकेट दे दें। तो उनके जब वाइस चांसलर साहब को पता, उन्होंने अपने वाइस चांसलर से रब्ता किया कि एक एम्प्लॉई जो ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई है उसने हमारी यूनिवर्सिटी से PhD की है। तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि इसको सर्टिफिकेट आपने नहीं देना, आप इसका सर्टिफिकेट मुझे VC ऑफिस भिजवाएं और इस बच्चे को कहें कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 8:30 बजे मेरे से आके मीटिंग करें। मैं सर सुबह 8:30 बजे गया, VC साहब 8:30 बजे इन ऑफिस थे, ठीक है, और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, सर्टिफिकेट दिया, मेरे साथ तस्वीर बनाई और फेसबुक पे लगाई कि हमने हमारी यूनिवर्सिटी ने एक एम्प्लॉय को PhD करवाई है। माशाल्लाह। सर देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस, यू कैन चेक इट कि हमारी यूनिवर्सिटी का बिहेवियर क्या था, उनकी यूनिवर्सिटी का भी। बस मेरा ख्याल कहता है कि इसको जस्टिफाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जी जी। अच्छा, ये नहीं, ये उसके बाद फिर आप माशाल्लाह जो है ना वो आपने, और कितना अर्सा रहे आप वहाँ मलेशिया में तकरीबन? मेरा वहाँ पे टाइम स्पेन तो थोड़ा सा कम है, मगर ये मेरी PhD का सफ़र जो है ना वो तकरीबन 6 साल के ऊपर मुहित है, ठीक है। इस तरह चूँकि मैं जब एडमिशन लिया तो फिर कोरोना भी आ गया था। मुझे याद है कि आप मेरे पास भी आया था, तो आपने कहा कि मैं भी जो है वो जा रहा हूँ मलेशिया, मैं डिग्री मुकम्मल करके आऊँगा वहाँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, मैं अपनी ज़ुबान पे पक्का रहा और मैं PhD मुकम्मल करके अब आपके पास आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह। अच्छा, अब ये फरमाइए कि आप जब आप रिसर्च कर रहे थे तो आपने क्या चीज़ वहाँ पे ऐसी यानी उसमें से आइडेंटिफाई की है या आपने उसको हाईलाइट किया है जो इससे पहले जो है वो हाईलाइट नहीं की, नज़रअंदाज की गई? पहले प्रोसिक्यूशन को नज़रअंदाज किया गया था, प्रोसिक्यूशन के किरदार को नज़रअंदाज किया गया था कि प्रोसिक्यूशन को हमने सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस समझा हुआ है, जो आए आगे दे दें आप उसे। आपने प्रोसिक्यूशन को इख्तियारात नहीं दिए। बैरून मुल्क के अंदर अच्छे खासे इख्तियारात हैं प्रोसिक्यूशन के पास। अगर आपकी प्रोसिक्यूशन सही काम शुरू कर दे, जो आपके प्रोसिक्यूशन के जो अपना इनका लॉ है, प्रोसिक्यूशन का जो लॉ है उसके अंदर मैंने अमेंडमेंट तजवीज़ की है, ठीक है। अगर प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन अगर किसी केस के ऊपर एतराज़ लगाती है तो उसे सही तौर पर मेंटेन करके अगर आगे भेजा जाए तो प्रोसिक्यूशन उस केस को सही तौर पर डिफेंड करेगी कोर्ट के अंदर। जब प्रोसिक्यूशन ये देखती है कि इस केस के अंदर पहले ही हुक्म है, ये केस मेंटेनेबल ही नहीं है, कोर्ट का जिधर जाएगा वक्त ज़ाया करेगा, ठीक है, तो ऐसे केसेस को प्रोसिक्यूशन को इख्तियार दे देना चाहिए कि वो डंप कर दें उनको। उनके पास ऐसा इख्तियार नहीं है, वो ऐसे केसेस को भी आगे भेजने के पाबंद हैं जिसके अंदर बेशुमार हुक्म पाए जाते हैं और दे आर नॉट मेंटेनेबल फॉर अपना। अच्छा, ये फरमाइए कि आपके घर वालों और आपके जो दोस्त थे, कोलीग्स थे, उनका कैसा रवैया था आपके साथ जब भी आपकी PhD का सफ़र कर रहे थे? इसके अंदर जो मेरी मिसिस है, अल्लाह पाक उसे जज़ाए खैर दे, उसका मेरे साथ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसने मेरे हर कठिन हालात में मेरे साथ सीना सुपर होके उसने साथ दिया, बहुत उसने मेरी फेवर की। इवन कि जब मैं मलेशिया चला जाता था, पीछे मेरे बच्चों को कंट्रोल करना और उनको स्कूल भेजना और बाकी जितने भी मामलात थे, उसके अंदर मेरी बीवी का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो मिसाली रहा। उसने मुझे मेरी पूरी PhD के दौरान मुझे अपनी बीवी की तरफ से ना आज तक सिंगल वर्ड भी सुनना नहीं पड़ा। वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है।
मेरे पीछे मेरी माँ का हाथ भी था। दो औरतों का हाथ था। दो औरतों का हाथ था। दुआ मेरी माँ की थी, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो था ना वो मेरी बेगम का था। माशाल्लाह। उसने, मेरी बेगम हाफिज़ है, और एक दफ़ा आपको मैं उनकी बात बताता चलूँ, अल्लाह पाक उसके अमालों को कबूल और मंजूर फरमाए, कि वहाँ पे मैंने एक दफ़ा वो अपनी मेल चेक, मेरा आदत है कि मैं स्टेटस ज़रूर चेक करता हूँ, और मैं वहाँ पे ना हर चीज़ फ़ौरन में इमीडिएटली चेक करता हूँ। रात को 2 बजे ना मुझे मैंने स्टेटस चेक किया तो मुझे ख़बर मिली कि मेरी मिसेज़ की दादी अम्मी फौत हो गई है। तो मैंने कहा यार अब मैं इसको रात को बताऊँ ना बताऊँ, क्या करूँ? तो मैंने घर में कैमरा लगवाया था बेडरूम में भी, ताकि मैं बच्चों को कंट्रोल कर सकूं, तो अगर बेगम से ना हो सके तो मैं खुद भी कंट्रोल करूं। तो मैंने देखा तो मेरी वाइफ जो थी ना वो रात के 2 बजे न उठ के कुरान पढ़ रही थी। ताजद गुज़ार माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसके अमाल कबूल फरमाए। तो मैंने कहा यार इसको बताऊं कि ना बताऊं, मैं परेशान था। मैंने देख तो लिया लेकिन मैं चुप रहा। अच्छा, फिर मैं उसको देखता रहा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, फिर सुबह अजान के वक्त ना फिर मैंने ना बात की उसके अपना माई फ़ोन पे ही, अपना कैमरे में ही, कि मैंने कहा आज ऐसा करें कि आप नमाज के बाद ना कोशिश करें कि ना आप ना बच्चों को लेके ना इनकी नानी अम्मी के घर चले जाएं। तो मैं बड़े भाई को फ़ोन कर देता हूँ, वो इनको ले जाएंगे वहाँ पर। तो वो चले गई, और वहाँ पे फिर 1-2 दिन रही भी सही। वो मेरा ससुराल भी मेरे मुल्तान में ही है, ठीक है। तो अल्लाह ताला के करम से मेरी बीवी का जो कॉपरेट है ना वो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त था। जो इनसे बढ़ के जो कॉपरेट है, जिसको मैं कभी इग्नोर नहीं कर सकता, मैं भूल नहीं सकता, वो मेरे बड़े भाई हैं। उनका नाम अब्दुल खालिक शाहीन है। उन्होंने मेरी हर मुमकिन कोशिश की। मेरे वालिदैन की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने, हम 7 भाई हैं, तो उन्होंने हमारी माँ का किरदार भी अदा किया, हमारे बाप का किरदार भी अदा किया। जिस जगह हमें माँ की ज़रूरत थी उन्होंने हमारी माँ बनी, और जिस वक्त हमें बाप की ज़रूरत थी वो हमारे बाप बने, ठीक है। आज अल्लाह ताला का करम है, उनकी वजह से हम सारे भाइयों के अंदर बहुत अच्छी एक यूनिटी है। अल्लाह का करम है, शुक्र उस ज़ात का कि लोग रश्क करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे भाई को ये बहुत, कुछ लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में और जब भी मैं परेशान होता ना मैं, तो मुझे फ़ोन पे बात करते रहते थे। और एक मेरे दोस्त थे, मेरे रूममेट थे, शहरयार, उसको शहरी बोलते हैं हम, शहरयार थे। वो एक ऐसी अल्लाह ताला ने मुझे मेडिसिन दी हुई थी, जब भी मैं वहाँ पर मायूसियत का शिकार होता, वैसे तो अल्लाह ताला की कुरान की आयत है कि लाख तक ना तो मेरे रहमतिल्लाह, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे आते हैं कि जिसकी वजह से ऐसे ये आयत उतरी थी, ठीक है ना। तो मैं बड़ा मायूस था, तो मुझे बहुत हौसला देता था, गनी साहब देखिए आप अल्लाह तौबा करने वाले आदमी हैं, हम गुनहगारों का क्या बनेगा, अगर आप ऐसे हो गए तो देखें। मेरा उस बंदे ने बहुत साथ दिया। मैं शायद इस दुनिया में उस बंदे का ना हक अदा ना कर सकूं। उस बंदे ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, बहुत। आपको चलो ये भी बताता चलो कि उस बंदे ने मुझे अपने साथ 9 महीने इलीगल रखा था। इलीगल रहने की मेरी वजह सबसे बड़ी ये थी कि मुझे रहायश यूनिवर्सिटी के बाहर मिलती थी, और मेरी बड़ी अनसर्टेनिटी पोजीशन थी कि 2 महीने, पता नहीं अगले महीने मैंने चला जाना है, पता नहीं अगले महीने, ऐसे करते 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 मैंने 9 महीने उसके साथ गुजारे। और 9 महीने में उस बंदे ने एक मरतबा भी, एक सिंगल टाइम, एक मरतबा भी मुझे ये नहीं कहा कि गनी साहब आप रह रहे हैं, कभी भी नहीं कहा। बल्कि आप यकीन करें उस बंदे ने मुझे चाबी ऐसे दी हुई थी जैसे मैं इसका ऑनर होता हूँ, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने चाबी दी हुई है। उसकी बड़ी ग्रेटनेस थी उस बंदे की। उसको लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उसने एक वक्त आया कि किसी ने कहा कि यार आपके ऊपर रेड हो जाएगा, आप कहते यार अगर गनी यहाँ से चला जाएगा ना, अगर गनी रोड के ऊपर बैठेगा तो मैं गनी के साथ जाके बैठूंगा, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मैंने कमिटमेंट किया उसके साथ, ऐसे कमिटेड बंदे भी होते हैं। और सेकेंडली एक मेरे बड़े ही मोहसन आदमी हैं सैयद मुबशर अली बुखारी साहब। मेरे जितनी भी अदालती कार्रवाई थी, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, इन्होंने मेरे साथ ऐसे साथ दिया कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इस बंदे के लिए। बड़े बड़े वकील थे जिनकी बड़ी हाई फीसिस थी, उनमें एक अमीर भट्टी साहब थे, मेरे लॉयर हैं। इनकी इतनी फ़ीस थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकता कि उनके कहने पे ना भट्टी साहब ने मेरे ऊपर एहसान किया था कि मेरे से कोई फ़ीस नहीं ली थी उन्होंने, और मेरा केस लड़ा, और ऐसा दबंग केस लड़ा कि यूनिवर्सिटी वालों को ना उन्होंने ना को चने चबवा दिए थे। इतना दबंग बंदा है अपना हमारे मुल्तान के अंदर। अगर अपना इसके सर्विस मैटर का कोई लॉयर है ना तो वो सुहेल इकबाल भट्टी साहब हैं। बहुत ज़बरदस्त बैंकिंग कोर्ट के भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी उनका बड़ा नाम है। इनमें मेरे एक दोस्त हैं DDPP इमरान साहब, मोहम्मद इमरान।
उस बंदे को मैंने अगर आधी रात भी फ़ोन किया ना, हमारा वहाँ का मलेशिया का 3 घंटे का डिफरेंस है, आधी रात को भी मैंने उसको फ़ोन किया ना, अच्छा कभी इनकार नहीं करता था बंदा, सोए अभी जी गनी साहब, ऐसे भी आवाज़ होती थी। बड़ा एक ईमानदार आदमी है, उसने कभी पैसा नहीं लिया उस बंदे ने, ईमानदार आदमी है, डेप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है मुल्तान के अंदर, पैसा नहीं लिया, हिस्ट्री है उस बंदे की, पैसा नहीं लेता किसी से, फीस भी काम, जो उसकी ड्यूटी है ना डिलीजेंटली काम करता है वो बंदा सर जी। और मैंने कभी भी उनको फ़ोन किया ना कि यार, चूँकि मुझे कुछ मेरी थीसिस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो प्रैक्टिकल तौर के ऊपर जो जिनका शुमार बहुत ज़रूरी था, तो मैं उनको फ़ोन करता ना कि यार वो इमरान भाई ये काम है, अच्छा सो कहते हुणे ही करनी है या सवेर को कर दवा। मैं कहा यार चलो सुबह कर देना, अगर अर्जेंट होती ना तो यकीन करें वो उसी वक्त उठ के बैठ के मुझे अर्जेंट उसको करके मुझे वहाँ भेजता था वो बंदा, ठीक है। और एक मेरे दोस्त हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरावाला के, ठीक है, मलक बशीर साहब, तो ये इनको मैं मैसेज करता था कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा इसको ज़रा सॉल्व कर दें। तो ये बेचारे अपनी कोशिशों के बावजूद, इतनी अपनी जुडिशियल मसरूफियत के बावजूद मुझे रिप्लाई करते थे कि यार इसका सॉल्व जो है ना ये है इन्होंने। और एक मेरे दोस्त हैं वो सिविल जज हैं मोहम्मद इमरान सादक साहब, उन्होंने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। ये वो लोग हैं जो प्रैक्टिकली हैं, जिनके मेरे ऊपर बड़े बड़े एहसानात हैं मेरी रिसर्च के ऊपर। रिसर्च अकेला बंदे के काम नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ी एक टीम वर्क होता है, ठीक है। मेरा टीम वर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन ये मेरे 2-4 जो मुखलस दोस्त थे ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी एक एजाज़ की बात थी। और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं कि वो मुझे एक शेर याद आया कि कता है बल्कि इनको बाज़ार से लाना नहीं पड़ता, यारों में ही मिल जाते हैं तैयार मुनाफिक, जो शख्स मुनाफिक है मुनाफिक ही रहेगा, एक बार मुनाफिक हो या 100 बार मुनाफिक। तो वो भी होते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे एक बात तो मुझे समझ में आ रही है आपकी गुफ्तगू से। देखिए जो बंदा किसी का एहसानमंद होता है ना, वो जो किसी का एहसान फरामोश नहीं होता है, एहसानमंद होता है। तो अल्लाह ताला भी हदीस भी है कि वो कोई शख्स अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि जो बंदों का शुक्रगुजार ना हो। तो इसका मतलब है कि जो शुक्रगुजार बंदा होता है ना, उसको तो अल्लाह पाक नवाजता है, ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तो चाहे वो बंदों का हो या अल्लाह का हो। तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको यह सिफ़त भी अता कर रखी है कि देखिए जब आप बंदों को याद रखते हैं, उनकी उस नेकी को याद रखते हैं, उसकी उस खैर खाई को याद रखते हैं, आपके साथ की होती है, तो यकीनन अल्लाह ताला भी उस बंदे को नवाज रहा होता है। और ये अल्लाह ताला के नवाजने की शक्ल होती है कि अल्लाह उनको ऐसे दोस्त, ऐसे अहबाब, ऐसे लोग अता कर देता है जो किसी मुश्किल वक्त में, किसी ऐसे हालात में उसका साथ देते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसकी मदद करते हैं। लेकिन ये भी अल्लाह के उन इनामात में से और उस रिज़्क में से एक रिज़्क है कि जो अल्लाह पाक बंदे को अता करता है। डॉक्टर साहब बड़ी माशाल्लाह आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी है। आपने अल्लाह ताला ने आपको, देखें ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो हालात, जो हमारे मारूज़ी हालात होते हैं, उनके अंदर ये वाकई बड़ा गैर मामूली वाक़या है और बात है कि आप एक स्टेनोग्राफ़र होते हैं, जो कि आमतौर पर हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है और बहुत बड़ा ओहदा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी एजुकेशन को जारी रखना, अपनी तालीम को जारी रखना, और ना सिर्फ तालीम को जारी रखना बल्कि एक बड़े टेक्निकल सब्जेक्ट जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, या लॉ के अंदर भी एक टेक्निकल एक चीज़ है क्रिमिनल लॉ, उसके अंदर फिर PhD करना और फिर फ़ॉरेन से करना और मलेशिया जैसे कंट्री से करना और वहाँ से फिर करके वापस आना पाकिस्तान में, तो यकीनन आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि यकीनन अल्लाह ताला के आपके लिए इसके अंदर कोई ऐसी रहनुमाई भी मौजूद है कि अल्लाह ताला आपसे कोई काम लेना चाहता है। देखें इंसाफ दिलाना, ए दिलु हुआ अक़रबु लित्तक़वा, कि तुम अदल करो, ये तकवा के बहुत करीब है। तो अदल जो है, अगर आप अदल के लिए कोशिश करते हैं और आपकी नीयत ये है और आपका मतमा नज़र ये है कि जो लोग पिसे हुए हैं, जो लोग इस हमारे अदालती निज़ाम के आप कह लीजिए कि वजह से तकलीफ़ में हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन्हें अदल हासिल नहीं हो रहा, तो इस निज़ाम अदल को बेहतर करने के लिए आप अगर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत मुबारक बात है। अल्लाह ताला आपके लिए इसको मुबारक करे और आपकी ये कोशिश जो है इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत आपने वक्त लिया आपका, और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि हमारे जो देखने सुनने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम के, उससे बड़ी इंस्पिरेशन लेंगे आपके इस सफ़र से, और हर उस नौजवान के जितनी ये ख्वाहिश होगी कि वो कुछ आगे बढ़ सके, आगे कुछ कर सके, उससे इंशाल्लाह इस कहानी से बहुत सारी जो है असबाक ले सकता है। आपका बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अब्दुल गनी साहब। आप मुल्तान के अंदर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफ़र हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी है कि इन्होंने एक वक्त में इस बात को
सोचा कि मुझे अपनी आला तालीम को आगे जारी रखना है, तो फिर ना सिर्फ जारी रखना है बल्कि एक दर्द को लेकर जो लोग इंसाफ के लिए दर-बदर फिरते हैं और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, और इसके अंदर जो बैकलैग है और जो हमारे मुकदमात का इल्तवा है और उसके अंदर जो ताख़ीर है इंसाफ के अंदर, उस पर उन्होंने जो है वो मलेशिया से जाके PhD की है कि हमारे जो फ़ौजदारी मुकदमात हैं इनके अंदर ताख़ीर की वजूहात क्या हैं। इस पर उन्होंने रिसर्च की है, इस पर सारी बात उनकी फाइंडिंग मौजूद हैं, और ये इस बात का इरादा भी रखते हैं कि इन फाइंडिंग्स को वो हमारे जो पॉलिसी साज हैं उन तक पहुँचाएँ और फिर इस अदालती निज़ाम के अंदर बेहतरी आए। हम अल्लाह ताला से दुआगो भी हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर ये बेहतरी आएगी कि पाकिस्तान के हर शहरी को फौरी और फेयर जो है वो उसको इंसाफ मिलेगा, गैर जानबदाराना इंसाफ मिलेगा, और इसकी जो अबदाद रसी होगी और हक़ वालों को उनका हक़ मिलेगा, और जो मुजरिम है उनको उसकी सज़ा मिलेगी। इस दुआ के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। يا ظلام الليل